बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने टैक्स का आगाज़ किया था जी, और हम कुछ बुनियादी बातों को पढ़ने के बाद कल हमने बाकायदा आगाज़ किया सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन 4 इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन यहाँ से शुरू हो रहा था। सेक्शन 4 ने हमें बताया कि भाई उसूल क्या है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। तीन बातें यहां अहम हो रही थी। एक के हर बंदे ने टैक्स पे करना है। किसका? टैक्स ईयर का। इसका मतलब एक जर्नल सादा कॉन्सेप्ट पहले हुआ कि यार कोई एक साल है, ईयर है, जिसके अंदर हम इनकम कमाएंगे, उस इनकम में से गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, बाकी पैसे हमें मिलेंगे। यही मतलब हुआ ना। अब पता चला यार अच्छा हर साल टैक्स पे करना है, तो एक साल का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो इसीलिए लॉ ने फिर साल को डिफाइन किया। कल हम पढ़कर गए थे कि टैक्स ईयर कितनी तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो एक अगरचे लॉ ने नहीं डेफिनेशन दी, मैं आपको समझाने के लिए एक डेफिनेशन दे रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स ईयर? इट्स अ पीरियड, लिखे कहीं अपने पास, it's a period for which income tax return is required to be submitted separately. It's a period for which income tax return is required to be submitted separately. यानी ये वो अरसा है जिसकी हमने गवर्नमेंट को रिटर्न जमा करानी है। रिटर्न जमा कराने का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट को बताना है कि यार इस अरसे में मैंने ये कमाया, ठीक है ना। मसलन एक आदमी कहता है यार इस अरसे में मैंने 20 लाख रुपया कमाया, अब इसके ऊपर टैक्स बनाना है। जब टैक्स बनाना है तो इसके ऊपर टैक्स का रेट लगाना है। इसीलिए वहां क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेबल टैक्स रेट। एप्लीकेबल टैक्स रेट, ठीक है ना। अब आम तौर पर कल हमने तीन बातें की थी कि जो टैक्स ईयर है ना वो तीन तरह के टैक्स ईयर हैं, ठीक है ना। टैक्स ईयर कितनी तरह के हैं? टैक्स ईयर तीन तरह के हैं। नंबर 1 नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है आम टैक्स ईयर। ज्यादातर लोग इसी में फॉल करेंगे। उन्होंने कहा यार ये टैक्स ईयर कौन सा होता है? उसने कहा यार ये टैक्स ईयर इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। नंबर दूसरी बात एंडिंग ऑन 30th जून। वो कहता है ये वो 12 महीने हैं जो 30 जून को खत्म हो। तो हमें फौरन समझ आ गई कि अच्छा वो ये कहना चाह रहा है ये वो 12 महीने हैं जो 1 जुलाई से शुरू हुआ करेंगे और 30 जून पे खत्म हुआ करेंगे। इस टाइम में हर आदमी गवर्नमेंट को अपना हिसाब जमा कराएगा एक रिटर्न की शक्ल में कि जनाब ये मेरी इनकम थी इस साल की, ठीक होगी ना। इस बात को हमने फिर यहां पढ़ा था नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून। अच्छा, अब जैसे कोई लॉ बनता है तो हम उसका कोई साथ नाम रखते हैं, उसके साथ कोई ईयर अटैच करते हैं। ऐसी टैक्स ईयर के साथ भी ना हम एक कैलेंडर ईयर अटैच करते हैं, उसको बुलाते उस तरह से हैं। इसलिए आगे लिखा हुआ एंड इज डिनोटेड बाय का मतलब क्या हुआ? हमने इसको शो कैसे करना है। हर आदमी ने हर साल अलग 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 टैक्स पे करना है। ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 4 में लिखी हुई है, अभी पढ़कर आए हम। देखें, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर, ठीक है ना, फॉर
ईच टैक्स ईयर, हर साल मैंने टैक्स पे करना। इसका मतलब पहला सवाल पैदा हुआ, साल किसे कहूंगा? उसने कहा पहले एक बात है, एक होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, जो कहां से शुरू हुआ करेगा? 1 जुलाई से शुरू होगा, 30 जून पे खत्म होगा। इसको पुकारेंगे कैसे? इसको पुकारेंगे कैसे? वो कहता है इसको पुकारेंगे ऐसे, एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच सेट डेट फॉल। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इस बात को समझने के लिए ये क्योंकि जुलाई से शुरू हो रहा है, तो कैलेंडर ईयर का तो मतलब है वो नॉर्मल ईयर हमारा चल रहा होता है, 2021, 2022, 2000। अब आजकल कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है? 2024। तो ये तो 2 कैलेंडर ईयर इसमें कवर होंगे ना फिर, जब ये जुलाई से शुरू हो रहा है तो हमने समझाने के लिए कहा यार ये एक कैलेंडर ईयर है 2021। कहां से शुरू होगा? डेफिनेटली जनवरी से शुरू होगा। कहां खत्म हुआ होगा? दिसंबर। फिर इसके साथ एक और कैलेंडर ईयर लिया, कौन सा? 2022। कहां से शुरू हुआ? जनवरी से। कहां खत्म होगा? कैलेंडर ईयर तो कहते हैं इसको। नाउ टैक्स ईयर क्या है इसमें से? ये कहां से शुरू हुआ? 1 जुलाई से शुरू हुआ। कहां खत्म हुआ? 30 जून को। अब ये जो मेरा शेडिड एरिया है, इसको मैं टैक्स ईयर बोल रहा हूं। अब ये 2021 का भी इसमें कुछ है और 22 का भी इसमें कुछ है। तो अब मैं इसे 21 बोलूं कि 22 बोलूं? तो लॉ क्या, कैसे पता चला कि 22 बोलूं? लॉ कह रहा है कि सेट डेट, क्योंकि उसने एंड की बात की थी ना, वो कहता है जिस कैलेंडर ईयर में सेट डेट आएगी, सेट डेट कौन सी थी? जून, उससे बोलना है। तो 22 में आई थी, इसलिए इसको कैसे पुकारेंगे? टैक्स ईयर 2022। इसका मतलब है जब एग्जामिनर ने मेरे से बात पूछी तो मेरे दिमाग में यह बात मौजूद होनी चाहिए कि अगर उसने मेरे से कभी टैक्स ईयर पूछा है तो मैंने 3 बातें लिखनी है। फिर लिखने में 19-20 अल्फाज आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है। एक उसे बताना है कि ये 12 महीने का पीरियड है, एक उसे बताना है कि 30 जून को खत्म होता है, एक उसे बताना है कि ये डिनोटेड बाय कैसे करना है, इसको पुकारना कैसे है, 21 पुकारूं या 22 पुकारूं। ये 3 बातें लिख दी तो एग्जाम में हमारा काम पूरा हो गया, हमें पूरे नंबर मिल गए। बाद में बच्चा कहता है सर पेपर बड़ा अच्छा होता है, रिजल्ट नहीं आया। वो लिखकर ही खाली आया कि नॉर्मल टैक्स ईयर, कहता है इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। 1/3 बात करके आया तो 1/3 नंबर ही मिलेंगे ना, पूरे नंबर तो नहीं मिले इस बात के। नहीं, आपको पता हो कि यार कितनी बातें आ रही हैं। ये ना अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान का दिमाग उसने एक ऐसी कायनात बनाई है, दिमाग इटसेल्फ एक इतनी बड़ी कायनात है, आप इसे जैसे ड्राइव करेंगे ये वैसे ही चलेगा। ठीक है ना? तो आपने हमेशा जब पढ़ना है हमेशा पॉइंट बना लेने हैं साथ ही। आपको पता हो यार इसमें ना 3 बातें हैं, तो आप देखिएगा आपको हमेशा ऐसे ही याद रहेगा। मैं अक्सर ये वाली बात समझाने के लिए ना मुझे एक किस्सा याद आ जाता है। मैं मुख्तसरन, तो क्या हो सकता है आपको कभी मैंने PRC वगैरह में भी सुना रखी हो, मुख्तसरन बताता हूँ। मेरे एक हमसाये एक दफ़ा मुझे एक जगह ले गए। जब हम वहाँ पहुँचे उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम एक दीनी इदारे में पहुँच गए, एक मदरसे में पहुँच गए। वहाँ गए तो उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, हमें बिठा दिया जैसे मदरसे का माहौल होता है। उन्होंने कहा यार किसी एक क्लास को भेज दो। तो कोई 15, 16, 20 बच्चे आ गए, छोटे छोटी उम्र के, मुख्तलिफ उम्र के ना। वो आके ऐसे बैठ गए। अब उन्होंने, इदारे वालों ने हमें कहा कि सर ये ना इन्होंने कुरान हिफज कर रहे हैं बच्चे, ये बच्चा आएगा आपको अपना तारुफ करा देगा कि मैंने कितने सिपारे हिफ्ज किए हुए हैं, आप इससे सिपारा सुने। अच्छा, मैं खुद मदरसे की पैदावार, मेरे वालिद साहब एक मदरसे में अकाउंटेंट थे, मैंने 35 साल मदरसे के अंदर ज़िंदगी गुजार रखी थी। मैं कहा यार ये किस काम लगा दिया इन्होंने। खैर वो बच्चा आया, उसने बताया जी मेरे 10 सिपारे हिफज है। अब उन्होंने कहा जी आप इनसे सुने। अब हम आम तरीके से सुन रहे हैं, बेटा सुना दो। वो कहते नहीं ऐसे नहीं, आप इसे मुश्किल करके सुने। अब मैं आपको वो बताता हूँ मुश्किल से उनकी क्या मुराद थी। आप इसे कहें यार सूरह बकरा की आयत नंबर 58 सुनाए, वो बच्चा 58 सुना देता है। वो बच्चे हाफिज़े कुरान नहीं, कुरान के सर्च इंजन बने हुए थे। हमने जैसे पूछा आप तर्जुमा पढ़ें, वो आयत पढ़ देते थे। आप आयत पढ़ें, वो तर्जुमा पढ़ देते थे। आप उन्हें कहें यार
सूरत नंबर 35 की आयत नंबर 40 सुनाओ, वो ठक से सुना देते थे। हमें लगे ये हाफिज हैं जिनके बच्चे हैं, यकीन जाने हम हैरान हो गए, परेशान हो गए। अब मैं क्योंकि माइंड साइंसेस का बंदा हूं, अच्छा ये कोई एक बच्चा होता, दो बच्चे होते ना, मैं कहता यार क्या बात है, अल्लाह ने क्या खूबसूरत सलाहियत दी है, दिमाग मुतमईन हो जाता। ये तो पूरी क्लास आई हुई है। वो कहते हैं हमारे सारे मदरसे में सारे बच्चे ऐसे ही हैं। अच्छा एक और हैरान कुन बात, वो जरा आपको भी तजर्बा करके बताता हूँ। आप सबको अलहम्दु शरीफ याद है, हम रोज नमाज में पढ़ते हैं। जरा पूरी सूरत पढ़े बगैर पहला पहला लफ्ज पढ़ के जरा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कोई बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकते। पूरी पढ़ेंगे तो मेरा दिमाग काम कर रहा है। वो बच्चा ऐसे भी सूरत सुना देता था कि सिर्फ पहला पहला लफ्ज बोलना है आपने आयत का, वो पूरी सूरत ऐसे सुना देता था। यानी हम हैरान रह गए कि ये बच्चे हैं क्या है। फिर मैंने उनके असातिज़ा से मिला, देखा, उन्होंने कहा नहीं सर असल में ना हम इन्हें याद ही ऐसे कराते हैं। आम हाफिज कन्वेंशनल तरीके से याद कर रहे हैं, और ये जब हम इसे याद कराते हैं, ये उसी वक्त तर्जुमा भी याद करता है, ये उसी वक्त पेज नंबर भी याद करता है, ये कहाँ लिखी हुई है आयत, और ये सारे फैक्टर कैप्चर करता है इसका ब्रेन। ये इसीलिए आपको बताई जा रहा है। यही बात मैं आपको कह रहा हूं, आप ये बात कैप्चर करें कि यार टेक्स्ट ईयर में 3 पॉइंट हैं, तो जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको फौरन याद आएगा कि यार 3 पॉइंट हैं, अभी तो मैंने 2 लिखे हैं, रह गया। आप हमेशा कंप्रीहेंसिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, पढ़ते वक्त इसको ऐसे कैप्चर करेगा ब्रेन, तो हमेशा ऐसे ही रिकॉल करेगा। अब हमारे ब्रेन ने जब सूरह अलहम्दु शरीफ याद की तो हमने तर्जुमा कैप्चर नहीं किया हुआ, हमने ये कैप्चर नहीं किया हुआ इसकी टोटल आयात कितनी है, किया हुआ है? नहीं किया हुआ ना, हमने तो अलहम्दु शरीफ याद कर लिया। हमने तरतीब में याद की, इसलिए हम तरतीब में ही पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ऐसे ही आपने लेके चलना है। तो पहली चीज क्या आगे जी, नॉर्मल टैक्स ईयर। इसका मतलब है मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 जुलाई से 30 जून के अपनी इनकम का हिसाब लगाएंगे, उसके ऊपर रेट लगा के टैक्स की अमाउंट बन जाएगी, फर्ज किया 2 लाख रुपया टैक्स पे करना, नॉर्मल टैक्स ईयर। अब कुछ लोग होंगे वो कहेंगे सर, अब जाहिर रिटर्न भी जमा करानी है ना, कुछ कारोबारी लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे सर आपने हमारे से टैक्स तो लेना ही है ना, लेकिन यार आप हमारे से ना इस पीरियड का टैक्स ना लें, हमें मुश्किल है, हम इस टाइम पे नहीं हिसाब रखते, हमारे कोई और 12 महीने फिक्स कर दें, या हम खुद ही बता रहे हैं हमारे ये वाले 12 महीने फिक्स कर दें। कैसे जी? ये वही 2 साल आगे। एक बंदा आया, वो कहता है भाई ऐसे हिसाब ले लो, लेकिन हिसाब कहाँ से शुरू करो, 1 अप्रैल से शुरू करो, और अब 12 महीने कब पूरे हो जाएंगे, 31 मार्च को पूरे हो जाएंगे। वो कह रहा है यार मेरे से हर साल ऐसे टैक्स ले लो, बात तो एक ही है, लेकिन मेरा कारोबार जून में मैं बिजी होता हूं, मैं उधर नहीं आपको हिसाब दे सकता, ऐसे कर लें। अब लॉ कहता है यार ये ऐसे ना खुद ही नहीं आप करोगे, पहले हमारे से इजाजत लो, अगर हम आपको इजाजत दे देंगे तो फिर आपसे ऐसे हिसाब ले लिया करेंगे, कोई मसला नहीं है। इसका नाम रख दिया स्पेशल टैक्स ईयर। दूसरा नाम क्या आ गया, स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, दोबारा 12 मंथ ही बने। लेकिन ये कहां खत्म होगा, कहीं भी खत्म हो सकता है, क्योंकि हमने तो जनरल बात करी है, इसलिए उसने कहा जी अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, कि भाई जून नो, अब जून का लफ्ज नहीं लिखा ला रहे, उसने कहा जी नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा कहीं 12 महीने पूरे हो रहे हो। तीसरी बात, इसको कैसे पुकारेंगे, पुकारना है ना, ये भी 2 टैक्स ईयर में से गुजर रहा है, 2021 में से भी गुजर रहा है, 22 में से भी गुजर रहा है। कहते यार ऐसे करेंगे, इसके अंदर जो भी नॉर्मल टैक्स ईयर है ना हमारा, नॉर्मल टैक्स ईयर वो कहां से शुरू हुआ था, 1 जुलाई से लेके 30 जून। ये रेड एरिया क्या है, इस सारी जगह का नाम है टैक्स ईयर 2022 नॉर्मल के एतबार से। वो कह रहा है जहां इसकी एंड डेट आएगी ना, अगर इस रेड एरिया में आएगी तो इसे हम 2022 ही पुकारेंगे।
देखें कैसे लिखा, एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। लॉ ने तो ऐसे लिखा, लेकिन मैंने आपको इसे आसान करके समझाया था। क्या कि भाई जहां आपका टैक्स ईयर क्लोज हो ना, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो अभी तीसरा ट्रांजिशनल हो, आपने देखना है जून कब आ रहा है। जिस कैलेंडर ईयर का जून आ रहा है ना, बस उससे उसे एब्रीविएट करना है। मार्च 2000 कहां खड़े हैं, 22। अब जून कब आएगा, 22 में ही आएगा, तो इसे 22 ही बोलेंगे। ये बात समझ आई? कैसे देखना है, जहां हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, हमने देखना है इमीडिएट जून कब आ रहा है, किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है। 22 में आ रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया, टैक्स ईयर 2022। मसलन फर्ज किया, ये पीरियड तो कुछ भी हो सकते थे ना। फर्ज करें हमारा ईयर एंड ना अगस्त में होता, अब जून कब आना है, जून कब आना है, तो टैक्स ईयर क्या कहलाएगा फिर ये 23। जहां मेरा स्पेशल टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है, क्या देखना है, अब जून कौन से कैलेंडर ईयर में आएगा, उससे एब्रीविएट करेंगे, उससे डिनोटेड बाय दैट कैलेंडर ईयर। डन हो गई बात? कितने टैक्स ईयर हो गए? नॉर्मल, नॉर्मल में सब लोग हैं, स्पेशल में वो लोग हैं जो लिखकर हमारे से इजाजत लेंगे। हमारे से मुराद क्या है, कमिश्नर, इनकम टैक्स का एक ऑफिसर जिसका नाम क्या है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आप अपने कमिश्नर को लिखेंगे कि यार भाई मैं जुलाई से जून में हिसाब नहीं दे सकता, हमारी कंपनी ये कारोबार करती है और हम तो जून में बड़े बिजी होते हैं, हम नहीं इधर तवज्जो दे सकते। कोई कंपेलिंग नीड बताएंगे उसे, कैसे, लिखकर। अब अगर वो काइल हो गया तो आपको इजाजत दे देगा, इजाजत दे देगा तो फिर आइंदा आपके लिए टैक्स ईयर क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर। आप फिर वहां से हिसाब देना शुरू कर दोगे। ठीक है ना? दो बातें होगी। एक हमने तीसरा टैक्स ईयर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को भी जरा दोबारा देखें, कैसे किया था जी हमने। एक बंदा था, ये वाला बंदा, दो हमने वही उठा लिए कैलेंडर ईयर। ये अभी करंटली कहां चल रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर में। यहां खड़े हैं हम, इस साल पे खड़े हैं। इसका नॉर्मल टैक्स ईयर कहां खत्म हुआ होगा, जून में। इससे पीछे से शुरू हो रहा होगा ना, यहां खत्म हो रहा होगा। यहां इसे लगा यार हम ना ये हर साल मुसीबत में पड़ जाते हैं, जून में हिसाब कैसे दें, अपना काम करें या गवर्नमेंट को हिसाब दें। हम सोचा यार हम ना कमिश्नर को खत लिखते हैं कि हमारा कैलेंडर ईयर चेंज कर दे, हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दे। फर्ज करें कमिश्नर काइल हो गया, उसने कहा हाँ ठीक है चेंज कर देते हैं। इन्होंने क्या लिखा है उसे, इन्होंने कहा यार हमारा ना टैक्स ईयर जून की बजाय, जून में खत्म होने की बजाय आप हमारा टैक्स ईयर शुरू करें कहां से, 1 अक्टूबर से। जब 1 अक्टूबर से शुरू हुआ तो कहां खत्म हुआ, 30 सितंबर में। वो कहते हैं यार ये वाले 12 महीने ना हमारा टैक्स ईयर बना दो। कौन सा टैक्स ईयर बना, क्यों स्पेशल, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। बात समझ आ रही है? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ अदर देन, क्योंकि अब हम जून में तो नहीं ना क्लोज हो रहे, अब हम जून में तो नहीं क्लोज हो रहे। उन्होंने कहा जी ठीक होगा, इजाजत मिल गई हमें। पहली बात, इसका नाम क्या रखें, अब जून कहां आ रहा है, 23 में, इसीलिए इसका नाम क्या आया, स्पेशल टैक्स ईयर 2023। क्योंकि नोटेड बाय का कैसे पता चलता है, अब इमीडिएट जून कब आएगा। क्लियर हो गई बात? एक प्रॉब्लम आ गया, बीच में हमने कहां तक का हिसाब दिया था पिछले साल, नॉर्मल टैक्स ईयर में कहां तक की इनकम का टैक्स दे दिया था, जून तक की। आइंदा कहां से देना है,
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने, ये डॉट इधर एक्स्ट्रा आ गया, यहां तक रहना है इसने, ठीक है ना। ये 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनका तो टैक्स दिया ही नहीं हमने। पहले टैक्स दिया था जून तक, आइंदा टैक्स देंगे अक्टूबर से लेकर, अब अगले हर साल तो अक्टूबर से सितंबर चलता जाएगा। लेकिन ये जो एक दफा ऐसा हो रहा है कि बीच में जुलाई, अगस्त एंड, इनका टैक्स नहीं दिया हमने, वो कहते कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। टैक्स ईयर की अभी मैंने आज आपको आके क्या डेफिनेशन लिखवाई है? इट्स अ पीरियड फॉर विच इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न सबमिटेड। इसकी सेपरेट रिटर्न जमा करानी है, इसका मतलब है ये कोई टैक्स ईयर है, इसकी सेपरेट रिटर्न जमा करानी है, ये कोई टैक्स ईयर है। वो कहता है यार इन 3 महीनों की ना आप एक दफा जमा करा दो, इस दफा 3 की करा दो। इसका मतलब है रिटर्न जमा करानी है, तो ये पीरियड क्या कहलाया? टैक्स ईयर। अब आप कहेंगे सर ये ईयर कैसे हो गया? हाँ, ये एक ऐसा टैक्स ईयर है जो 12 महीने का नहीं है, लेस देन 12 मंथ है। इसका नाम रख दिया हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बाकी दोनों ईयर हमेशा साल साल के होंगे, ये साल से कम ही हुआ करेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, डिपेंडिंग आप अगला साल कहां से शुरू करवाना चाहते। मसलन अगर ये कहता है यार आप हमारा ना जून में ना ले, अगस्त से शुरू कर ले, तो इस दफा ट्रांजिशनल ईयर 1 महीने का आता। समझ आ गई? अच्छा जी, इसका नाम क्या रख दिया? ट्रांजिशनल। इसका मतलब है ट्रांजिशनल ईयर कब अराइज हुआ करेगा? जब हम स्विच कर रहे होंगे। अभी हमने स्विच किया नॉर्मल से स्पेशल में, तो बीच में 3 महीने का एक गैप आया, उसने कहा यार इन 3 महीने का हिसाब अलग दे दो, बाकी फिर आगे से महीने साल का चलता रहेगा। जैसे कोई बंदा ना जॉब शुरू की उसने, अब आमतौर पर सैलरी कितने अरसे की मिलती है? महीने की। लेकिन उसने जॉब शुरू की 25 तारीख को, अब एक तरीका हो सकता था हर महीने 25 से 25 इसका हिसाब चलाते। हमने कहा किस हिसाब में पढ़ेंगे? हमने कहा इस दफ़ा आपको 5 दिन की सैलरी देते हैं, अगली दफ़ा से आप महीने से महीने चलोगे। ये जो 5 दिन की सैलरी है ये किसकी एग्जाम्पल आ गई? ट्रांजिशनल की एग्जाम्पल आ गई है। तो हमारी ज़िंदगी में भी हम ऐसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कोई आपने सर्विस लेनी शुरू की, किसी इंटरनेट सर्विस कंपनी से रब्ता किया, आपने 20-25 तारीख को किया, वो कहते सर इस दफ़ा 10 दिन का बिल दे रहे हैं, फिर अगली दफ़ा से महीने का महीना हिसाब कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब अराइज हुआ करेगा? स्विचिंग पे, स्विच कर होंगे कहां से? नॉर्मल से स्पेशल। अच्छा, अब जरा गौर करें, अब हम स्पेशल में चलेंगे। अब 4-5 साल गुजर गए, हम आराम से स्पेशल में चल रहे हैं। हमारे बिजनेस का जो हिसाब किताब है ना, जो निज़ाम है, वो थोड़ा चेंज हो गया। हमें लगा यार ये सितंबर में काम करना बड़ा मुश्किल है, यार वो जून वाला सही था काम। उस वक्त हमें सितंबर क्लोजिंग सूट कर रहा था। 4-5 साल के बाद हालात चेंज हुए, अब हमें लग रहा है यार जून सही है, तो हम दोबारा ये काम कर सकते हैं। हम फिर एप्लीकेशन दें कि जनाब हमें स्पेशल से वापस, तो फिर एक ट्रांजिशनल पीरियड अराइज हो जाएगा ना। यानी जब भी स्विच कर रहे होंगे, भले नॉर्मल से स्पेशल में जा रहे हो या स्पेशल से नॉर्मल में आ रहे हो, तो वन ऑफ एक एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। कैसी? ट्रांजिशनल। जैसे एम्प्लॉय को हायर किया तो 5 दिन की सैलरी देनी पड़ गई, अचानक आपने किसी एम्प्लॉय को फायर कर दिया, उन्होंने कहा यार इसका आज तक का हिसाब करो, इसे फारिग करो। ये फिर क्या आ गया है? ट्रांजिशनल आ गया, ठीक है ना। इसी तरह नॉर्मल से स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में, तो ये अराइज हो जाएगा। कितनी तरह के टैक्स ईयर हो गए? हर टैक्स ईयर होने का क्या फायदा है? रिटर्न जमा कराने। इस पीरियड की रिटर्न जमा करानी है 12 महीने की, इस 12 महीने की रिटर्न जमा करानी है, ये जितने भी महीने हैं इसकी सेपरेट रिटर्न। इसको शो कैसे करना है? वही फार्मूला जो उसूल। क्या जी? जून कब आएगा? अक्टूबर 2021। अब जून कब आएगा? 22 में। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2022। पानी समझ आइए कि नहीं? टैक्स ईयर किसे कहते हैं?
वो अरसा जिसकी रिटर्न फाइल करनी है। आमतौर पर ये 12 महीने का ही है। 12 महीने वाली कौन कौन सी एग्जांपल आ गई? नॉर्मल, स्पेशल। लेकिन अगर नॉर्मल से या स्पेशल से नॉर्मल में गए तो क्या होगा? कोई ट्रांजिशनल पीरियड अराइज हो जाएगा। ट्रांजिशनल पीरियड विल ऑलवेज बी लेस देन 12 मंथ। ठीक है ना, लेस देन 12 मंथ। फिर हमने कल एक बात और की थी कि अच्छा यार ये काम होना कैसे है, प्रोसीजरल बात, कि भाई अगर हमें लगता है कि हमें जैसे ना कुछ, अच्छा एफबीआर को कुछ अब खुद भी समझ आ रही ना, बाद दफा गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें पता है यार ये वाले जो सेक्टर के लोग हैं ना, इन्होंने नहीं हमारी बात माननी, उन्होंने पहले ही उनका स्पेशल टैक्स ईयर अनाउंस कर दिया। जैसे कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, ये जो शुगर माफिया है ना हमारे मुल्क का, इनका पहले ही हमने कहा हुआ है कि यार इनका टैक्स ईयर चला करेगा 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, पहले ही कह दिया। इसी तरह ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, इनका क्या है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, स्पेशल टैक्स ईयर। ऑल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हमने देखना है एंड से पता चलता है हमें, क्या ये जून एंड है? कोई भी टैक्स ईयर जो जून पे एंड ना हो रहा हो, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा भी। कोई भी ईयर जो जून पे एंड नहीं हो रहा, शाबाश वाह छा गए, वो नॉर्मल नहीं है। ये बात पता चल गई है, अब नॉर्मल है। ठीक है ना, नॉर्मल नहीं है। अच्छा नॉर्मल नहीं है तो अब देखना है क्या ये जो एंड हुआ है ये 12 महीने है? अगर 12 महीने है तो स्पेशल है, और अगर 12 से कम है तो ट्रांजिशनल है। बात समझ आई है? ये लिटमस टेस्ट लगेगा कैसे? वो कहे यार ये बताएं क्या है, पहले हमने देखना है क्या ये जून पे एंड हो रहा है, नहीं, पता चला नॉर्मल नहीं है। अब देखना है क्या ये जो पीरियड लिखा हुआ है ये 12 महीने है, तो फिर स्पेशल है। और अगर पता चला ये 12 नहीं है 6 है तो ट्रांजिशनल है। 6 नहीं 3 है, 3 नहीं 4 है, ट्रांजिशनल। क्लियर होगी बात? अच्छा जनाब, अब ये जो इजाजत लेने का प्रोसेस है ये कैसे काम कर रहा था? हमने पढ़ा यार इजाजत कैसे मिलेगी, चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर। पहला काम क्या करना है, अ पर्सन may apply in writing to the commissioner to allow him to use a 12-month period other than as special tax year and commissioner may allow him। दोनों जगह may लगा हुआ है। may का मतलब होता है ऑप्शनल। कमिश्नर के पास एप्लीकेशन चली गई, कमिश्नर shall grant the permission to change the tax year from normal to special if the person has shown compelling, और अगर वो उसको कायल कर दे तो फिर कमिश्नर को जरूर इजाजत देनी है। ठीक है ना, कंपेलिंग नीड का मतलब है वो साबित करे कि यार बड़ी जरूरत है वरना तो मेरा कारोबार खराब हो रहा है। ओके, कमिश्नर में इम्पोज कंडीशन वाइल गिविंग, और अगर कोई कमिश्नर छोटी मोटी कंडीशन लगाना चाहे तो उसको इजाजत है कोई कंडीशन लगा दे। ओके, एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग एन एप्लीकेशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। हमने एप्लीकेशन टेलीफोन करके नहीं देनी, कैसे देनी है? राइटिंग में। आजकल कैसे जारी होते, सारा निज़ाम हमारा एफबीआर का कंप्यूटराइज है, वहाँ एक आईरेस एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम एक एप्लीकेशन टाइप कर देते हैं, राइटिंग में चली गई। अब या तो कमिश्नर मेरी एप्लीकेशन कोई समझे कि हाँ यार ठीक कह रहा है, ओके अलाउ कर दे, लेकिन अगर वो मुझे डिसअलाउ करना चाहता है तो मेरी मेल के जवाब में ना कहे कि नहीं आपको अलाउड नहीं है, पहले मुझे हेयरिंग का टाइम दे, मुझे बुलाए, मेरा मौकफ सुने। मेरा मौकफ सुने को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। मुझे सुनने के बाद भी वो कहता है नहीं भाई आपको नहीं देना, तो फिर कहता है कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर रीजन फॉर रिएक्शन।
मैंने एक बात बताई, कमिश्नर उससे कायल नहीं हुआ, तो कमिश्नर अपना आर्गुमेंट लिखे कि भाई ये बात कह रहा था लेकिन इसकी इस वजह से कोई अहमियत नहीं है, इसलिए मैंने इसकी दरखास्त रिजेक्ट कर दी है। इसका मतलब है गवर्नमेंट चाहती है कि जो ज्यादातर लोग हैं वो कहां हो, नॉर्मल टैक्स ईयर में हो। एक्सेप्शंस को हम हैंडल कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हमें खुद ही समझ आ गई हैं, हमने पहले ही उनके क्या बना दिए हैं, जैसे शुगर मिल, जैसे राइस एक्सपोर्टर, जैसे बैंक्स, ठीक है ना। अच्छा जी, द कमिश्नर मे ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन। और अगर मुझे एक दफा इजाजत मिल गई है तो बस पक्का हो गया काम। अगर कमिश्नर को बाद में लगे कि यार नहीं, बस मैंने इजाजत दी थी 2-3 साल, अब बस ठीक है वापस जाइए नॉर्मल में, तो वो अपनी अलाउ की हुई इजाजत को वापस भी ले सकता है। लेकिन अगेन दोबारा पहले मेरा मौकफ सुने। कमिश्नर में बाई ऑर्डर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard, दोबारा मुझे बुला के पहले मुझे कहे कि यार हम आपकी ना परमिशन विदड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपका कोई मौकफ है तो बताएं आके। हम फिर पहुंचे, हम कहें नहीं जनाब विदड्रॉ नहीं करना, हमारा तो कारोबार खराब हो जाएगा। एक तरफा नहीं है, ठीक होगी बात। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन अ टैक्स ईयर शैल बी टेक इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये बात आपने याद करके आनी है, ये बुलेट्स आपने ऐसे ही याद करने हैं, ये 2-3 मार्क्स के लिए ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है। इसी तरह ये 3 डेफिनेशन, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी। नहीं, बस इसमें सिर्फ ये लिखना है अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, ये बताना है कि इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है ना। वो तो अगर तो उसने डेफिनेशन ऐसे पूछी ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, तो बस स्पेशल लिखेंगे। हाँ नहीं, इसको ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना। देखिए मैं यहां दिखाता हूं। आप जब ट्रांजिशनल की बात करनी है तो लिखना कैसे, where the tax year of the person changes as a result of an order by Commissioner of Income Tax either from normal to या special to normal. The period between the end of last tax period to change and the date on which the change new tax year commence, इस पीरियड की बात हो रही ना। यानी देखिए जैसे यहां मैंने आपको समझाया था, लास्ट टैक्स ईयर कब क्लोज हुआ, 30 जून 2000। नया पीरियड कब शुरू हुआ, 1 अक्टूबर। वो कहता है जहां पिछला पीरियड खत्म हुआ था वहां से लेकर जहां नया पीरियड शुरू होगा, इसके दरमियान वाले अरसे को क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशनल। अब क्योंकि हमने तो स्टैंडर्ड बात करनी है, ये 1 महीना भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई। जब ये कमिश्नर अभी हमने पढ़ा ये राइटिंग में होगा और ऐसे होगा, तो फिर मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिखाई थी। ऐसे ना हमने ये आयरस के ऊपर एक एप्लीकेशन डाली एक कंपनी की, EFG कंपनी ने। किसको, कमिश्नर को। उसने उससे सॉर्ट किया कि यार मैं नॉर्मल टैक्स ईयर में बैठा हूं, भाई मेरा टैक्स ईयर चेंज करके ये से ये कर दो। कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया। अभी ये वो ऑर्डर मैं आपको एक्चुअल दिखा रहा हूं। ये उसने बताया कि यार इस सेक्शन के तहत मेरे पास इख्तियार था, तुमने मेरे से मांगा था टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर। अब उसने कहा कि यार मैंने आपके लिए कर दिया। क्या जी, उसने बताया आपका स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा। पहले बताया द फर्स्ट पीरियड ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर इज कमेंस फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर। अब ये कहां बैठा होगा, पहले नॉर्मल में बैठा होगा ना। अब नॉर्मल में जब ये बैठा होगा तो इसने आखिरी रिटर्न कौन सी दी होगी, 17 की। अब वहां से लेकर दिसंबर तक का एक पीरियड क्या बनेगा, देखिए उसने बताया द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 दिसंबर 2017 विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर।
और इसको बोलें कैसे, दिसंबर में खड़े हैं, अब जून कब आएगा, अगले साल, इसलिए उसने कहा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2018। ऐसे कमिश्नर हमें ऑर्डर करेगा राइटिंग में। अब हमें इजाजत मिल गई, हम काम कर रहे हैं। एक हमें स्पेशल टैक्स ईयर बन गया हमारा, हम उसकी रिटर्न जमा कराएंगे, अगले साल से स्पेशल एक ट्रांजिशनल बन गया और उसकी रिटर्न जमा कराएंगे, और आइंदा स्पेशल में रहेंगे। अभी हम ये पढ़ कर आए, क्या ये ऑर्डर मिलने के बाद कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद कमिश्नर ये भी कह सकता है कि तुम वापस नॉर्मल में जाओ? कह सकता है? अभी हमने पढ़ा कि यस कह सकता है। कमिश्नर में विदड्रॉ। हमें एक दिन नोटिस आया, हमने अपना आईआरएस खोलें, सॉफ्टवेयर खोलें, क्योंकि अब हमारी सारी कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, ठीक है ना। हमने सुबह सुबह आके आईआरएस खोला, उसमें लिखा हो जनाब यू आर डायरेक्टेड टू फॉलो द नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या करेंगे? हैं? अब आइंदा नॉर्मल में चले जाएंगे? नहीं, हम उसे कहेंगे इसकी ऐसी की तैसी, हम अपील करेंगे, इसे अदालत में लेके जाएंगे कि यार तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं था कि तुम सुबह सुबह में मेल डाल दो कि जी टैक्स ईयर। नहीं नहीं, तुमने मुझे पूछा पहले, तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड की है। कमिश्नर ने काम कैसे करना था, पहले मुझे एक ईमेल आती कि यार हम आपका टैक्स ईयर वापस नॉर्मल में ले जा रहे हैं, अगर आपको कोई एतराज है तो आप 10 तारीख को सुबह 11 बजे मेरे से मिल लें। इसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। हाँ, तो मे का मतलब है ना, ये नहीं लिखा होगा जरूरी विड्रॉ करे। नहीं, अगर वो विड्रॉ करे बगैर हमें सुने सर, तो उसके तरफ ऑप्शन आएगा हमें सुने या ना सुने। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ। ये मैं असल में यही तो पढ़ना सिखा रहे हैं आपको। ये मैं ऐसे नहीं लिखा हुआ, बल्कि इस पे अल्फाज पे वापस आए। ये मैं कैसे लिखा हुआ है? द कमिश्नर में बाय ऑर्डर, यहां आ गया, ये मे का इफेक्ट यहां खत्म हो गया कि कमिश्नर चाहे तो ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर देना कैसे है? आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। पहले उस बंदे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, यहां में नहीं लगा हुआ, ये में इस बात पर है कि कमिश्नर चाहे तो अब रिमेनिंग सारी जिंदगी मुझे स्पेशल में ही चलने दे। ये में इसके लिए है। वो कहता नहीं यार, इसे उस वक्त ये कह रहा था 2-3 साल के लिए मेरे मसला है, तो हो गए 2-3 साल, इसे वापस ले जाना है मैंने नॉर्मल में। वो कहता चल यार रहने दो, चलने दो। ये में इसलिए लगा हुआ है, इसका दिल करे तो चलने दे, दिल करे तो विड्रॉ कर ले, ये में इसलिए लगा हुआ है। लेकिन अगर इसने विड्रॉ करना है तो फिर लाजमी है आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहले मुझे सुने, यकतरफा नहीं। इसी तरह जब मैंने पहली एप्लीकेशन दी थी, इसका दिल करता है ये मेरी एप्लीकेशन पे ही मुझे अलाउ कर देता, मैं भी यही चाह रहा था। डिस्प्यूट हुआ ही नहीं ना। मैंने भी उसे कहा कि भाई मुझे स्पेशल टैक्स ईयर में ले जाओ, उसने कहा जनाब ठीक है जी, मान ली बात। अब मैं अदालत जाऊंगा कि जनाब इसने मुझे सुना ही नहीं, जो मैं कह रहा था मेरी बात मान ली। मेरा कोई डिस्प्यूट राइज हुआ? नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे स्पेशल में ले जाओ, उसने ऑर्डर पास कर दिया, नहीं जा सकते। अब डिस्प्यूट राइज हुआ, यार मुझे सुने बगैर ही फैसला कर दिया, मेरी तो बात सुनो कि मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है। बात समझ आ गई? तो दोनों दफा अगर रिजेक्शन है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अवेलेबल है, ताकि इंसाफ हो सके। ऐसे नहीं कि कमिश्नर साहब जो है ना वो बादशाह सलामत हैं, जो मर्जी कर देंगे, ऐसे नहीं। बल्कि ऐसे उसे हमने बांधा हुआ है लॉ ने कि ताकि वो वही काम करे जो उससे करवाना है। समझ आ गई बात? अच्छा जनाब, ये मैंने आपको बताया था कि 2 बातें मैंने अलग अलग लिख दी कि नॉर्मल से स्पेशल में, स्पेशल से नॉर्मल में, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। 2 मैंने स्लाइड आपको बना दी, ये यहीं से ही सब कुछ आपने याद कर लिया। ये कमिश्नर ने हमें ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर देने से पहले अगर ये ऑर्डर रिजेक्शन का होता, वो कहता नो यू आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर। अब कमिश्नर की जिम्मेदारी क्या है?
अच्छा वो ना ऐसे सवाल पूछ सकता है आपसे, क्रिएटिव सवाल जब एग्जामिनर बनाए ना, वो क्या यार एक कमिश्नर है, उसको एक बंदे ने अप्लाई किया हुआ था नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना है, लेकिन कमिश्नर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट करना चाहता है, बताइए कमिश्नर पर क्या कानून लगता है? 2 कानून बताने आपने। पहले उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करें, और फिर अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन की रीजन लिखे। ये 2 कवानीन एप्लीकेबल। बात समझ आई? आपने इल्म से दोस्ती लगा के चलना है आगे, फिर आप एंजॉय करेंगे। मैंने आपको पहले भी क्लास में कहा था कि अगर आपने टेक्स्ट से दोस्ती लगा ली ना, और टेक्स्ट ऐसे पढ़ा कि जैसे शायरी पढ़ते हैं, जैसे कोई नॉवेल पढ़ते हैं, जैसे कोई ड्रामा देखते हैं, जैसे कोई फिल्म देखते हैं, क्योंकि ये एक एक कॉमे से पता चल रही है बात। ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि टीचर आए पढ़ा दिया और आपको समझ आ गई याद कर लो कोई, नहीं, यहाँ तो समझाने की जरूरत है। जैसे अभी इस बच्चे ने कहा कि सर ये तो मैं लिखा हुआ है, मैं फौरन वापस गया, मैंने कहा नहीं बेटा, उस मे का इफेक्ट इस कॉमे ने रोक दिया इस मे को यहीं पर ही, और ये मे जो है नो मे वाला नहीं है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना, ये नो मे वाला नहीं है, तो उसने भी रोक ही रखा सारों को, ठीक है ना। तो लॉ से दोस्ती लगानी है, फिर आप एंजॉय करेंगे लॉ को पढ़ना, और ना सिर्फ एंजॉय करेंगे, फिर आपके अंदर ये सलाहियत पैदा होगी, ये एक अलग से आपकी मार्केट वर्थ इंक्रीज हो रही है। इस इल्म से आपने सारी जिंदगी पैसा भी कमाना है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। हाँ, अभी जरा आपकी बेस क्लियर कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, आपका इल्म बेहतर कर रहे हैं। अच्छा जनाब, यहां तक का सारा काम हमने कल पढ़ा हुआ, ठीक है। अब यहां से आगे चलने लगे। अब वो कहता है यार ये एक ऑर्डर आया है, कमिश्नर इसे विथड्रॉ करना चाहता है, बताइए क्या उसूल लगेगा? नंबर 1, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करें, ठीक है ना, और अगर फिर उसने रिजेक्ट करना है तो रीजन दे। अच्छा जनाब, अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो वही बातें लिखी हैं कि वो कह रहा है जी आइडेंटिफाई कर दें क्या है। वो कहता है एक कंपनी है, उसका टैक्स ईयर शुरू हुआ है यहां से यहां तक, बताओ ये क्या है। अभी हमने सीखा, सबसे पहले क्या देखना है, एंड कहां हो रहा है, कहां एंड हो रहा है, कहां एंड हो रहा है, जून पे नहीं हो रहा, पता चला नॉर्मल नहीं है। अब देखना क्या ये 12 महीने हैं, तो फिर क्या है, स्पेशल है। कैसे शो करूं? अब जून कब आएगा, 21। बात समझ आ गई? दूसरा पीरियड ये क्या है, पहले पता चला नॉर्मल नहीं है, फिर देखें क्या ये 12 महीने की बात हो रही है, तो इसका मतलब है शो कैसे करें, ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, 12 महीने है, कैसे शो करें, 2021, शाबाश। ये क्या है, लिखें कैसे, 2021। ये क्या है, नॉर्मल है, लिखें कैसे, 21। ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, फिर देखा 12 महीने भी नहीं है, पहले पता चला नॉर्मल नहीं है क्योंकि 12 महीने नहीं है, ठीक है ना, तो क्या बना, ट्रांजिशन। लिखें कैसे, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक लफ्ज और डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन से आगाज किया था कि डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है ना। अगर किसी का कोई लेक्चर मिस है तो यूट्यूब पर अब हम डाल रहे हैं, फेसबुक पे दोनों आ रहे हैं, तो पहले लेक्चर को भी सुन लें, दूसरे लेक्चर को भी सुन लें, मेरे लेक्चर को तो 2x में भी सुन लें तो नॉर्मल समझ आता है, ठीक है ना। अच्छा, तो हैं 3 पे जाना पड़ता है। इनकम की डेफिनेशन आपको पता है, हमने कहा था कि डेफिनेशन ज्यादातर कहाँ लिखी हुई हैं, सेक्शन 2 में। कहा था जब लॉ बना तो पहला सेक्शन का क्या काम है,
लॉ का नाम रख दे, बताए कहां कहां अप्लाई होगा, पूरे मुल्क में या किसी एक सूबे में, और कब से अप्लाई होगा। और सेक्शन 2 क्या करता है, अगर कोई लफ्ज हमने डिक्शनरी मीनिंग से हटकर इस्तेमाल करना है तो उसको क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। तो डेफिनेशन आ गई इनकम की, डेफिनेशन इसीलिए लिखा हुआ है सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, और आगे क्लास 29 है। ये बात कैसे पढ़ते हैं, ये थोड़ा और आप मैच्योर हो जाएंगे ना, यानी कुछ महीने के बाद फिर इस बात को भी डिस्कस करेंगे। मैंने शुरू की स्लाइड में आपको दिखाया था कि अभी हम पढ़ नहीं रहे। इनकम कौन सी डेफिनेशन आ गई, इसका मतलब है इनकम इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब है इनकम का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो अपनी जगह मौजूद है, एडिशनल बातें हैं। क्या, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। वो कहता है अगर हम कोई भी कह देना कि इस पे टैक्स लगना है आपको, तो वो हमारी नजर में आपकी इनकम बन गई है, भले आपकी इनकम हो या ना हो। ठीक है ना। नंबर 2, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम की अभी आगे चल के बात आनी है, अभी हम हल्की सी बात करते हैं। वो कहते हैं अगर ऐसी अमाउंट आ जाए जिसके ऊपर आपको पेमेंट करने से पहले सामने वाला टैक्स काट के बाकी के पैसे आपको दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कंपनी ने डिविडेंड दिया। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर को क्या दे देता है, डिविडेंड आया आपका 10,000 रुपया, उन्होंने कहा जिसमें से 1,000 टैक्स कट गया, 9,000 आपको मिल गया। ऐसी अमाउंट जिस पर टैक्स कट कर आपको पैसे मिल रहे हैं वो भी आपकी इनकम है। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन, यानी जिसमें से पहले पैसे कट कर बाकी के पैसे आपके पास आए। जैसे सैलरी वाले बंदे को एम्प्लॉयर टैक्स काट कर बाकी के पैसे देता है, वरना तो हुकूमत को कोई टैक्स दे ही ना। अब जब जैसे जैसे हम टैक्स ला पड़ेंगे, टैक्स कलेक्ट कैसे हो रहा है, वो कहते हैं भाई राइज वालों ने जितनी सैलरीज देनी है उस पर जो टैक्स कटता है पहले टैक्स काटें, बाकी की सैलरी दें और ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएं। अब हम राइज गवर्नमेंट का क्या बना हुआ है, टैक्स कलेक्टिंग एजेंट बना हुआ है। ऐसे डिफरेंट लोग बने होंगे, ये आगे में समझ आएगी। 2 बातें होगी जी। नंबर 3, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिखी है फॉर एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्टर होते हैं आपके पैसे कहां आते हैं, बैंक में। बैंक में पैसे आए 50 लाख रुपया, गवर्नमेंट ने बैंक वालों को कहा भाई इसमें से 2% टैक्स हमारा काट के हमारा भत्ता हमें दे दो और बाकी का 98% इनके अकाउंट में डाल दो। ऐसी इनकम जिस पर टैक्स कटने के बाद मुझे पैसे मिल रहे हो, वो चीज भी क्या कहला रही है, इनकम कहला रही है। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। वो कहते हैं यार बाद दफा ना हम आगे जब पढ़ेंगे, जाहिर अभी बेसिक शुरू हुई है, बाद दफा ना लॉ में लिखा होता है कि अच्छा ये बात हम आपकी इनकम ट्रीट कर लेंगे। मतलब मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप अक्सर एक मीडिया पे एक लफ्ज सुनते हैं सारे बेचारे सियासतदानों के बारे में, जब इनके नैब में केस खुलते हैं ना तो वहां क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, एसेट्स बियॉन्ड मींस। ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या जी, एसेट बियॉन्ड। क्या मतलब, यार इसके पैसे हैं नहीं और एसेट इसने इतने खरीद रखे हैं। मसलन एक बंदे ने ना रिटर्न जमा कराई, उसने शो किया मेरे पास इस साल में मैंने 25 लाख रुपया कमाया है। साथ ही गवर्नमेंट को पता चला इसने एक घर खरीदा है 4 करोड़ का। अच्छा, गवर्नमेंट इसको पहले वही नोटिस देगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड का। वो कहेगा यार इस घर के पैसे बताओ ना कहां से आए। अब या तो ये साबित करे कि मैंने फलां चीज बेची थी, वहां से पैसे आए, उससे मैंने ये खरीदा, फिर तो होगी बात ठीक। वो पूछे ये घर कहां से खरीदा है, तो वो जवाब कैसे दे, जैसे नवाज शरीफ साहब देते हैं। जब उनसे पूछते हैं ना ये इंग्लैंड वाले और ये कहां से आए, वो भी इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, गैबी मदद हो, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो कुछ नहीं बता रहा। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा यार कितने का घर था, 4 करोड़ का। और कहा ओके, हमने अज्यूम कर लिया आपके पास कोई 4 करोड़ की इनकम आई थी, आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, लाओ टैक्स निकालो 4 करोड़ का।
ये बात लिखी है, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। जब आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे तो उसने कहा यार अच्छा इसका मतलब है कोई पैसे आए थे, इसने टैक्स नहीं दिया, तो ये इसकी इनकम थी, चलो जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ, इनकम। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन। अब ये कहां कहां लिखी है, ये आगे जब हम चलेंगे तो हमें पता चलेंगी बात है। एनी लॉस ऑफ, अब एक मजे की बात है, वो कहता है यार अगर किसी को नुकसान हो गया ना तो वो भी इनकम ही है। अब आप तो एकदम से हैरान हो गए कि यार गवर्नमेंट इतनी जालिम है। नहीं, ये जालिम नहीं, आपकी फेवर में बात हो रही है। मसलन अगर मुझे 5 लाख की इनकम हुई एक जगह से और कहीं 1 लाख का नुकसान हुआ, वो कहता है ये नुकसान को, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गई, तो इनको दोनों को नेट करके हम कहेंगे कि यार आपकी 4 लाख इनकम है। इसका मतलब है लॉस को भी इनकम में ही ऐड कर रहे हैं। वो क्योंकि नेगेटिव है तो वो माइनस हो रहा है बेसिकली ऐड होने की बजाय। तो ये तो हमारी फेवर में बात लिखी हुई है कि लॉस होगा तो वो माइनस हो जाया करेगा। बात समझ आ गई ना? फिलहाल ये एक सादा सी डेफिनेशन है। फिर एक लफ्ज आ रहा है हेड्स ऑफ इनकम। वो कहते हैं हमने खाली ना इनकम नहीं देखनी, बल्कि इनकम के जैसे हम किताब के चैप्टर बना देते हैं ना, वो कहते हैं हमने ना इनकम के भी चैप्टर बना दिए, हेड्स बना दिए। कितने हेड बना दिए? 5 हेड बना दिए। वो कहते हैं एक हेड है सैलरी। ये कौन सी इनकम होगी? जो हम कहीं जॉब करके कमा रहे होंगे, जहां से हमें सैलरी आ रही होगी। दूसरी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये कौन सी इनकम है? जो हम बिल्डिंग वगैरह का रेंट कमाएंगे, घर किराए पे दिया हुआ। तीसरी आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो हम कोई कारोबार करेंगे। चौथी आ गई कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन सी इनकम को कहते हैं? अगर हम कोई प्लॉट बेच दें, वहां से गेन आए। हम किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, वो बेच दें, वहां से इनकम आएगी। इस तरह की इनकम का क्या नाम रख दिया? कैपिटल गेन। और आखिरी आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए एक लफ्ज और इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। क्या बोला मैंने लफ्ज? रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा कुचा। मतलब क्या हुआ? एक इनकम आई, मसलन एक पीर साहब हैं, उसके मुरीद नजराना पेश कर रहे हैं पीर साहब को, ठीक है ना? अब क्या ये सैलरी है? क्या ये प्रॉपर्टी इनकम है? क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है? अब ये नहीं कहना, अभी नहीं कहना, ये नहीं कहना, ठीक है ना? नहीं, हम कह रहे सही नेक आदमी, बिजनेस नहीं करा, शुभ वाली सरकार नहीं है, ठीक है ना? तो हम कह रहे नहीं सही अच्छा नेक आदमी है। तो यार वो कारोबार नहीं कर रहा। एक मुरीद आया, उसने हदिया दे दिया। अब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, तो फिर क्या है? वो कहता है अगर कहीं नहीं फिट हुई ना तो हमने ये नहीं कहना कि चलो बख्श दो, हमने कहना ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ओ यार ये तो बड़ी रिलीजियस, मैंने माफ कर दो, मैंने ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना? और यार आप छोड़ो पीर साहब को, आप मेरे पास एक गिफ्ट लेके आ गए। अब क्यों सही, अब भी खराब है। अब ये क्या सैलरी है, क्या इनकम है? नहीं, ये इनकम फ्रॉम, यानी अगर कोई इनकम किसी और हेड में फिट ना बैठे तो उसका नाम क्या रख देते हैं? इनकम हो सही, इनकम है कि नहीं है ये देखने के लिए इसको देखते हैं। लोन अगर इनकम ट्रीट हो जाए, लोन बाद दफा यहां ट्रीट हो जाएगा, अभी आगे चलेंगे ना फिर समझ आएगी, अदरवाइज तो नहीं लगेगा। बात समझ आई है? लोन लेने के कुछ गवर्नमेंट ना आपको आदाब बताएगी, वरना तो आप क्या होता है, जब भी किसी बंदे को हम पकड़ते हैं ना, कौन पकड़ता है? नैब वाला, टैक्स वाला। वो कहता है ये तुमने घर लिया है, पैसे कहां से आए? कहता मैंने उधार पकड़ा। हर फ्रॉडी आदमी क्या कहता है? उधार पकड़ा। इसका मतलब है अगर ये वाली बात मान लेंगे तो फिर तो इनकम हम कैसे लगाएंगे? फिर कहते नहीं उधार के कुछ आदाब हैं, कुछ तरीके हैं, अगर उस तरह लोगे तो ठीक है, और अगर उस तरह नहीं लोगे तो कहते हैं उधार भी इनकम है भाई। हालांकि उधार तो इनकम, हम अकाउंटेंट हैं, हमें पता है उधार इनकम नहीं है, वो तो लाइबिलिटी है, लेकिन वो यहां फिट बैठ जाएगी कहां पर? एनी अमाउंट ट्रीटेड एज। लेकिन क्योंकि अभी बिल्कुल शुरू है, आगाज है, तो अभी हम आगे से सही वाली एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि आपने अभी वो बात पढ़ी नहीं। इनकम के बाद क्या आया? हेड ऑफ इनकम।
अब असल बात सुने, हेड ऑफ इनकम कहाँ लिखे हुए हैं? सेक्शन 11 में। असल में ये हमारा पूरा सिलेबस भी लिखा हुआ है। क्या पढ़ना है हमने पढ़ना है सैलरी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बड़ा चैप्टर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा चैप्टर। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीसरा चैप्टर। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चौथा चैप्टर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पांचवा चैप्टर। असल में 80% ऑफ यूअर सिलेबस ये लिखा हुआ है, यही पढ़ने आए हैं। बात समझ आ गई? तो आज आपके जिम्मे काम क्या हुआ? 3 डेफिनेशन, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। लेकिन खाली रट्टा नहीं, ऐसे देखकर, ऐसे सारी चीजें समझकर आपको इससे क्लियर हो कि हाँ हाँ ये बात ऐसे चल रही है, ये बात, यानी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में टेंजेबल शक्ल में आए, फिर फायदा होगा। अदरवाइज आपको एग्जाम में जब कोई टेक्निकल सवाल आएगा तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? कल इंशाल्लाह ताला यहां से आगे चलेंगे। आपने ये सारा काम स्लाइड से यहीं से ही याद कर लेना है, कुछ और यूज नहीं करना। जी बच्चे, कल निपटेंगे इसे। ठीक है ना? आप लेट हो जाओगे बच्चों, आपकी अगली क्लास है, कल करेंगे इसको।